हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 4 समतल गति पढ़ रहे थे। ठीक है ना। इसमें हम जितने भी सदिश सदिश और अदिश राशियां किसे कहते हैं, इनके नियम वगैरह, सीधी बात है कि सदिश बीजगणित जितनी भी थी उतनी सारी की सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं और उससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हम कर चुके हैं। वो तो उन वीडियो को यदि आप देखना चाहते हो तो उनकी लिंक आपको या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो सबसे बढ़िया बात, आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 2023 और 24 इसमें जाकर आप क्रम से वीडियो लेसन बाय लेसन लेक्चर बाय लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रक्षेप गति। ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर में समतल गति, इसमें पढ़ेंगे हम प्रक्षेप गति। और प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप गति की परिभाषा देखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। इसका व्यंजक करेंगे बेटा, इसमें काफी सारे व्यंजक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके उड्डयन काल का व्यंजक लाएंगे, फिर क्षैतिज परास का लाएंगे, फिर अधिकतम ऊंचाई का लाएंगे। ठीक है, अलग अलग व्यंजक लाएंगे हम। सही लिखा आपको, प्रक्षेप प्रक्षेप्य सही लिखो, ऐसा ही है प्रक्षेप, ऐसा ही लिखा जाता। ठीक है, बुक्स में देखो। उसका अरे जो बोल रहे, हाँ ये वाला हो गया होगा प्रक्षेप। ध्यान, हम सोचा आधा पांच छोटा या लो, ठीक, प्रक्षेप ध्यान नहीं दिया होगा तो लग गया होगा। चलो ठीक है, तो देखो, तो हम पढ़ेंगे इसमें कि तो क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि तिर्यक प्रक्षेप का जो पथ होता है वो बेटा क्या होता है, परवलयाकार होता है। अब इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं और दो टाइप से आपके प्रक्षेप गति होती है। ठीक है, प्रक्षेप गति एक तो तिर्यक प्रक्षेप होता है और दूसरा क्या होता है आपका ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप, सॉरी ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज प्रक्षेप। एक होता है तिर्यक प्रक्षेप, वो एक क्या होता है, क्षैतिज प्रक्षेप। जब आप किसी वस्तु को जमीन के किसी बिंदु पर यदि आप खड़े होकर यहाँ से किसी वस्तु को फेंकोगे तो वो कहलाएगा तिर्यक प्रक्षेप। और जब किसी वस्तु को आप किसी मीनार पर या किसी छत पर पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर चढ़कर फिर आप किसी वस्तु को फेंकोगे तो वो क्या कहलाएगा, क्षैतिज प्रक्षेप कहलाएगा। इस प्रकार प्रक्षेप दो प्रकार के होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे केवल तिर्यक प्रक्षेप। ठीक है, तिर्यक प्रक्षेप पढ़ेंगे जिसका पथ पढ़ेंगे, उड्डयन काल का समीकरण पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे हम साथ में, क्षैतिज परास भी पढ़ेंगे और अधिकतम ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई का व्यंजक भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसा ही हमारा तिर्यक प्रक्षेप खत्म हो जाएगा तो फिर पढ़ेंगे हम क्षैतिज प्रक्षेप और इतनी सब चीजें हम क्षैतिज प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। दोनों प्रक्षेप काफी इंपोर्टेंट है, दोनों काफी इंपोर्टेंट है। चाहे आप तिर्यक पढ़ लो चाहे क्षैतिज पढ़ लो, कोई भी व्यंजक पूछ सकता है और इसके अथवा में कोई भी न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है इसी संबंध। तो आपको पूरा डेरिवेशन आना चाहिए, साथ में आपको सूत्र भी याद करना है। अगर आपको सूत्र आएंगे तो आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर पाओगे एग्जाम में, और यदि नहीं आएंगे तो आप हल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। ओके, तो देखिए पहले हम क्या बोल रहे हैं कि पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे, प्रक्षेप गति कहते किसे, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु को, अब कोई वस्तु हो सकता है, वस्तु को हम प्रक्षेप पे भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप, क्योंकि फेंकने वाली वस्तु है ना, तो प्रक्षेप भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल पर स्थित किसी बिंदु, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर नहीं, पृथ्वी तल पर, यही तो तिर्यक प्रक्षेप की परिभाषा है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल पर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है, स्थित किसी बिंदु से ऊर्ध्वाधर से भिन्न, मतलब आपको ऊर्ध्वाधर माने आपको सीधी नहीं फेंकना है, ऊपर नहीं फेंकना है, ऊर्ध्वाधर से भिन्न अन्य दिशा में से आप किसी वस्तु को आप ऐसा फेंकोगे, ठीक है ना, आपको बिल्कुल सीधी नहीं फेंकना, नहीं तो वो हो जाएगी क्या, ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन का मतलब ये होता है कि
गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी तल के बस में होकर, जैसे आप किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे तो वो नीचे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो क्या है, नीचे क्या लग रहा है हमारा? गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्व का प्रभाव है। तो गुरुत्व के अधीन होकर, फिर क्या लिखा? गुरुत्व के अधीन होकर, हाँ, गुरुत्व के अधीन होकर ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई, ऊर्ध्वाधर माने ऊपर ऊपर, ऊर्ध्वाधर माने ऊपर, जमीन में नहीं ऊपर, गुरुत्व के अधीन होकर ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिरती है। मतलब जहां से आपने फेंका वहां नहीं गिरेगी, पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिरेगी। जैसे देखो इधर, जैसे आपका ये पृथ्वी तल पर स्थित कोई बिंदु O है, अब यहाँ से हमने क्या किया? किसी वस्तु को फेंका। अब ये पृथ्वी तल पर है ना, तो यहाँ से किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया यानी फेंका। अब हमने सीधा तो फेंका नहीं है, हमने कैसा फेंका? ऐसा फेंका तिरछे में, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, अलग दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न या अलग दिशा में हमने फेंका। तो क्या होगा कि वो गुरुत्व के अधीन होकर, मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल काम कर रहा है पृथ्वी पर, उसके अधीन होकर ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई, ये वस्तु देखो ऊपर ऊपर गति कर रही कि नहीं? ऊपर ऊपर क्या कर रही? रेखा दिख रही है आपको परवलयाकार? तो ऊपर ऊपर क्या कर रही? गति कर रही, और गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिरती है। मतलब O से हमने फेंका और कहाँ गिरी? वो बिंदु P पर गिरी, पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिरती है। तो इस प्रकार की गति को, मतलब वस्तु ने जो गति की, इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? प्रक्षेप गति कहेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई? जैसे एक बार फिर से देखो कि जी, जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, ये क्या है? जमीन है, ठीक है ना? हम यहाँ पे खड़े हैं, अब ये हमारी कोई वस्तु है, चौक दिख रही ना आपको? ये क्या हमारी कोई वस्तु है। अब इसको हमें फेंकना है, इसको फेंकना है तो हम यहाँ से फेंकेंगे। अब ऐसा ऊर्ध्वाधर डायरेक्ट नहीं ऊपर फेंकेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर का मतलब होता है कि डायरेक्ट ऊपर नहीं फेंकेंगे। कैसा फेंकेंगे हम उसको? ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में, ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में। जैसे ऐसा ऊपर फेंकने तो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर। लेकिन ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंकना है हमें, तो चलो हमने ऐसा लिया और ऐसा फेंक दिया। बताओ कहाँ गिरी? अन्य बिंदु पे गिरी, हमारे पास तो नहीं गिरी, ठीक है ना? हमने ऐसा किया और ऐसा फेंक दिया, मतलब ऊपर भी नहीं फेंका, ऊर्ध्वाधर से अलग दिशा में ऐसा फेंक दिया। तो ऐसी ऐसी वो ऊपर ऊपर गति करती हुई कहाँ गिर गई? पृथ्वी के नीचे, ठीक है? मतलब पृथ्वी में गिर गई और अन्य बिंदु पर गिरी। अब अन्य बिंदु पर क्यों गिरी? क्योंकि वो ऊपर गति कर रही, लेकिन किसके? गुरुत्व के अधीन होकर कर रही। क्या कर रही? गुरुत्व के अधीन होकर। उसको नीचे तो आना है ही, कोई भी वस्तु हो, किसी को भी, आप कितनी भी बड़ी हो, कितना छोटी वस्तु को यदि आप ऊपर फेंकोगे तो वो कहाँ आएगी? नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि नीचे क्या होता है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये भी हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? तो बताइए प्रक्षेप गति। अच्छा, आपने एक चीज और देखा होगा कि जैसे कोई बच्चा है, अब कोई खिलाड़ी है, कोई खिलाड़ी बॉल को फेंकता है। किसको फेंकता है? बॉल को, गेंद को जब फेंकता है तो क्या वो ऊपर फेंकता है? नहीं, वो उसको ऐसे फेंकता, या वो ऐसे किक मारता है उसको, या फिर बल्ला मारता, जो भी मारता हो, तो ऐसे ऊपर ऊपर गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य वस्तु पर, अन्य बिंदु पर गिरती है। पृथ्वी तल की किसी अन्य बिंदु पर गिरती है गेंद। ऐसा नहीं कि उसने यहाँ से फेंका और यहीं कहीं गिर जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना? पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिरती है वस्तु। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है ना? ये क्या है? यहाँ पे कोई व्यक्ति है, क्लियर? अब ये कोई व्यक्ति, अब यहाँ पे मान लो क्या है? ये है एक बंदूक। क्या है? एक बंदूक है, ये बंदूक है, और ये क्या लगा है? यहाँ पे इसका खटका लगा है बंदूक का, है ना? ऐसा। अब यहाँ से कोई इंसान गोली चला रहा है, यहाँ से क्या चला रहा है? गोली। अब यहाँ से गोली निकलेगी तो क्या डायरेक्ट यहाँ पे घलेगी? क्या डायरेक्ट यहाँ घलेगी? उसको नहीं घलेगी ना ना ना। कितने निशाना लगाए, गोली यहाँ से छूट के डायरेक्ट नहीं घलेगी। गोली कैसी आएगी? देखो, यहाँ से गोली निकलेगी और थोड़ी कैसी आएगी? ऐसी आएगी, ऐसी आएगी गोली। क्यों? उसका तो काम ही है प्रक्षेप का, कोई वस्तु फेंको आप, ऐसी आएगी। इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई इंसान गोली चलाता है किसी व्यक्ति को मारने के लिए, तो वो ऐसे करके नहीं चला रहा है, वो थोड़ी उसको बंदूक को ऐसा करता है ऊपर,
ऊपर करके चलाता है बंदूक को, क्योंकि वो ताकि वो गोली वहां से छूटे और ऐसी ऐसी गुरुत्व की अधीन गति करती हुई उसके सीने में घले, इसलिए वो थोड़ा ऊपर करके चलाता है। ऐसा नहीं कि उसको सीना में घालने बिकॉज सीध में ऐसी बंदूक करियो ढह रही तो सीधी सीना में नहीं, तो फिर अगर वो ऐसे करेगा तो वो गोली आगे जाके वो ऐसी नीचे झुक जाएगी, उसके पैरों के नीचे वो निकल जाएगी, फिर थोड़ी घलेगी उसको। तो ऊपर करके घालता है बंदूक, ऊपर करके चलाता है गोलियां, ऐसा होता। समझ में आ रही? कहने का मतलब है कि गोली आपकी ऐसी चलेगी, ऐसी लहराती हुई, ठीक है। अगर उसका सिर यहाँ है, सीने में गालना है तो बंदूक को और ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा बंदूक को, ताकि वो गोली ऐसी ऐसी आ जाए और ऐसी तो सीना में घल जाए। समझ में आ रही? क्योंकि कोई भी वस्तु हो, चाहे वो बंदूक की गोली हो और चाहे कोई फेंका गया क्या हो, प्रक्षेप हो, ठीक है। यदि आप किसी वस्तु को फेंकोगे ऊर्ध्वाधर से अन्य दिशा में, यदि फेंकोगे तो वो गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर में गति करती हुई क्या करेगी, पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिर जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? आप और भी कई एग्जाम्पल देख सकते हो, आप खुद एक पत्थर फेंक के देख लेना, लेकिन हमने उसकी शर्त ये कि ऊर्ध्वाधर से भिन्न फेंकना है, ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं। नहीं आपने ऐसा पत्थर लिया और ऐसा फेंका, सब वो आके तुम्हारी मुड़ी पे पट गिरा। ऊर्ध्वाधर दिशा में डायरेक्ट नहीं फेंकना है, ऊर्ध्वाधर से भिन्न आपको ऐसा लेना है, ऐसा फेंकना है। समझ में आ रही क्या नहीं? कैसा लेना है? ऐसा लेना है और यूं फेंक देना है, ठीक है, ऊपर नहीं, यूं ऐसा फेंक देना है। फिर देखना आप ऊंचे मतलब ऊंचे ऊंचे जमीन के ऊपर वो ऊर्ध्वाधर गति करता हुआ कहाँ गिरेगा, फिर नीचे, हाँ नीचे गिरेगा फिर, ठीक है। और पृथ्वी के जहां से फेंकोगे उससे किसी अन्य स्थान पर गिरेगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई सबको? तो क्या प्रक्षेप गति की परिभाषा आप लिख लोगे? हम नहीं लिख रहे बोर्ड पे बेटा, भाषा बहुत होती है, आपको बुक्स में से लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखना है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल पर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है, पृथ्वी तल पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, अरे परिभाषा को कैसा बोले, हाँ, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल पर स्थित किसी बिंदु से ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर या अन्य बिंदु पर गिरती है, तो उसकी उस वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति बेटा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है क्षैतिज प्रक्षेप और एक क्या होती है ना, तिर्यक प्रक्षेप। एक होता है तिर्यक प्रक्षेप और एक क्या होता है? क्षैतिज प्रक्षेप। हमने बोला ना कि अगर आप जमीन से फेंकोगे किसी वस्तु को तो तिर्यक प्रक्षेप कहलाएगा, और जब आप किसी मतलब पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित कोई भवन या कोई मीनार से आप उस वस्तु को फेंकोगे तो वो क्या कहलाएगा? क्षैतिज प्रक्षेप। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्षैतिज प्रक्षेप में कभी क्षैतिज में कभी कोण नहीं बनता है और तिर्यक प्रक्षेप में क्या बनता है? एक कोण बनता है, थीटा, ये अंतर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। अब डालेंगे हम व्यंजक की हेडिंग, क्या डालेंगे? व्यंजक, यही से देखेंगे हम व्यंजक। ये हमने व्यंजक की हेडिंग डाल दी है। सुनो, आपको ऐसी पहले तुम लोग लिखा नहीं कर, यहाँ लिखा करें, यहाँ ऐसी व्यंजक की हेडिंग डाल लेना है आपको, जैसे हमने डाल दी। फिर आपको लिखना है कि माना कि किसी वस्तु को, ठीक है, माना जिसको आप फेंक रहे हैं, आपने पता है फिजिक्स और जो मैथ होती है उसमें माना वगैरह ज्यादा चलता है, फेंको या ना फेंको आप मान लो, समझ लो आपने फेंक दी, ठीक है। तो माना कि किसी वस्तु को किसी बिंदु ओ से, ठीक है, माना किसी वस्तु को किसी बिंदु ओ से आप तो वो पृथ्वी पर आप जोड़ो चाहे नहीं जोड़ो, वहां पे जोड़ना जरूरी है, ठीक है। और हम बिल्कुल एक जैसी भाषा थोड़ी बोल सके जो उसमें लिखी है, मतलब हम तो समझा रहे तो इधर उधर हो जाती है ना। तो माना किसी वस्तु को पृथ्वी तल पर स्थित किसी बिंदु ओ से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभ वेग से क्या होता है? फेंका जाता है। प्रारंभ वेग से क्या होता है? फेंका जाता है। क्या बोलेंगे हम? माना कि किसी वस्तु, माना कि किसी वस्तु को पृथ्वी तल के या पृथ्वी तल पर स्थित किसी बिंदु ओ से फेंक रहे ना, थीटा कोण बनाते हुए, कौन सा कोण बन रहा है? थीटा, थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से क्या होता है?
फेंका जाता है। ठीक है, बस इतना बस लिखना है माना, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। इसके बाद फिर आप लिख सकते हो कि तो वह गुरुत्व के अधीन होकर ऊर्ध्वाधर गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर बिंदु P पर गिरती है ना। तो ये सब आपको नहीं लिखना, इतना ही लिखना है। आपको क्या लिखना है, माना कि किसी वस्तु को, क्या लिखना है, माना किसी वस्तु को पृथ्वी तल पर स्थित किसी बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग U से क्या होता है, फेंका जाता है। तब प्रारंभिक वेग U कितने घटकों में विभाजित होता है, 2 घटकों में। क्या लिखना है नीचे से, तब प्रारंभिक वेग U जो है वो कितने घटकों में विभाजित होता है बेटा, 2 घटकों में। कौन कौन सा, नंबर 1 क्षैतिज घटक जिसको बोलेंगे U cos थीटा, क्या बोलेंगे, क्षैतिज घटक जिसको क्या बोलेंगे, U cos थीटा। और नंबर 2 होता है ऊर्ध्वाधर घटक जिसे बोलेंगे हम U sin थीटा। जो हमने सदिश वेक्टर पढ़ाया था तब भी बताया था कि कोई सदिश है, ठीक है, सदिशों के वियोजन में बताया था कि सदिश हमेशा कितने घटकों में वियोजन होता है, 2 घटकों में, बोला था ना। 2 में हो जाता है, 3 में हो जाता है, लेकिन 2 घटकों का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो यू क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो वेग कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। तो सदिश राशि तो वियोजित होती है कि नहीं। अब इसका रीजन क्या है कि ये ऊर्ध्वाधर घटक आया क्यों, मतलब ये मतलब जो क्षैतिज घटक है इसको U cos थीटा क्यों लिखा, ऊर्ध्वाधर घटक को U sin थीटा क्यों लिखा। हम इसको साइन भी तो लिख सकते थे, इसको कॉस भी तो लिख सकते थे, हमने इसको कॉस ही क्यों लिखा, क्या इसके पट्टे में है cos थीटा, बताओ। इसको हमने साइन क्यों लिखा, क्या इसने मोहर लगा रखी है अपने पास, नहीं है ना पता, इस चीज का पता नहीं है। इसको आप जरा समझ लीजिए। देखिएगा, जैसे आपके पास मान लो ये हमारे पास y अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये क्या है हमारे पास, प्रारंभिक वेग क्या है, u है। इसने यहाँ पे क्या बनाया, थीटा कोण बनाया। ऐसे ही है चित्र में, ऐसे ही है कि नहीं। देखो ये x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y अक्ष, यहाँ पे देखो ये प्रारंभिक वेग u है, ये अपना क्या है u है। इसने यहाँ पे क्या बनाया, थीटा कोण बनाया। इसने यहाँ पे क्या बनाया, थीटा कोण बनाया। अब इसको हमने साइन क्यों, कॉस क्यों लिखा, इसको साइन क्यों लिखा। देखो अगर बेटा तुम यहाँ से एक लंब डाल दो, क्या डाल दो, यहाँ से लंब, समझना जरा। अगर हम यहाँ से लंब खींचें तो लंब का मतलब होता है कितने डिग्री का एंगल, 90 का एंगल। अब ये थीटा, ये 90, आपको पता है थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाती है, लंब। और ये क्या हो जाएगी, कोण, और ये क्या हो जाएगी, आधा। अब जैसे देखो, अब हमारा एक घटक ये है, एक घटक ये है, तो हमारा एक घटक है, ये वाला घटक निकालना, कौन सा निकालना, ये क्षैतिज घटक निकालना। तो क्षैतिज के लिए हमें कौन सा देखना, तो ये कोण है, कोण हमारे पास क्या है, u है, कोण क्या है, u है, ठीक है ना। और ये क्या है हमारे पास, ये क्षैतिज घटक है, इसका मान निकालना है। चलो इसको कोई नाम दे दो, क्या दे दें, ये तो ओ है, वो था, चलो नाम नहीं दो, अभी ऐसे समझ लो, आप ज्यादा नहीं, विस्तार से नहीं बताएंगे। देखो यहाँ तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण, ठीक है ना। अगर तुम इसको x मान रहे तो आधार बटे कोण ये u है, ये x है, तो आपका क्या निकलेगा, cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर आधार बटे कोण यानी x बटे क्या आएगा, u आएगा। अब तुम्हें आधार चाहना है, ये वाला, ये घटक चाहिए, ठीक है। तो आधार, तो u को क्या करोगे यहाँ गुणा, तो x बराबर क्या निकलेगा, u cos थीटा, इतनी निकलेगा। ये रीजन है क्षैतिज घटक का, u cos थीटा ऐसे आता है। समझ में आ रही है कि नहीं। अगर इसकी बात करें तो देखो ये जो लाइन है ये किसके बराबर है, इस लंब के बराबर है कि नहीं। इसको अगर हम y माने, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करना है, ये हमें दिया गया है। तो कोण और लंब में कौन सा संबंध होता है, sin थीटा। तो क्या लगाएंगे हम, sin थीटा लगाएंगे। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब बटे कोण। लंब क्या है, y है, और कोण क्या है, u है। जब y का मान चाहिए तो u का वहां गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा, u sin थीटा। तो ये वाला घटक जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, u sin थीटा। क्लियर है, ये रीजन है साइन और कॉस लेने का। बात समझ में आ रही कि नहीं। या फिर आप ये याद कर लो कि जो मतलब कोण जिस भुजा के साथ बनाए उसी को हम कॉस लिखते हैं, समझ गए। अगर जो थीटा है, इसने देखो इस भुजा के साथ कोण बनाया, तो हमने इसको क्या लिखा, कॉस लिखा, तो ये आएगा साइन। अगर मान लो ये कोण इस भुजा के साथ बन जाता, ठीक है ना, इस भुजा के साथ कोण बन जाता, तो इसको कॉस ले लेते, इसको क्या ले लेते हम, साइन, फिर ऐसा हो जाता।
ठीक है। तो जिस भुजा के साथ थीटा कोण बन रहा है उसको क्या लेंगे हम? कॉस, और उसके भिन्न वाला क्या लेंगे? साइन। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आ गई हैं? आगे बढ़े, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रारंभिक वेग है वो u कितने घटकों में विभाजित होता है? कितने घटकों में? 2 घटकों में। नंबर 1 क्षैतिज घटक और नंबर 2 ऊर्ध्वाधर घटक। क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर है? सभी बच्चों को इतना आपका लिखा है ना? अब इससे आगे जो लिखना है वो देखो। तो हमारे पास 2 घटक है, u cos थीटा और u sin थीटा। एक क्षैतिज घटक है और ये क्या है? अच्छा, ये कौन, इस चित्र के बारे में समझ में आ गया कि नहीं है? देखो, आपने बिंदुओं से किसी वस्तु को फेंका, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। वेग क्या था? u था, u वेग से फेंका। ऊर्ध्वाधर गति करती हुई वो कहाँ गिरी? पृथ्वी के अन्य स्थान पर बिंदु P पर गिरी। ठीक है। तो इसने 2 प्रकार की गति की। कितने प्रकार की गति करी इसने? 2 प्रकार की गति करी। बोलो कौन कौन सी गति? एक क्षैतिज गति और एक कौन सी करी? ऊर्ध्वाधर गति। वो प्रक्षेप अलग है। इसने 2 गतियां करी यहाँ पे। कौन कौन सी गति? एक क्षैतिज गति और एक ऊर्ध्वाधर गति। बोलो कैसे? देखो, जो वस्तु है वो यहाँ से ऐसी ऐसी चल रही, लिखा दिख रही ना आपको? ऐसी वस्तु चल रही, तो कहाँ चल रही? वो ऊपर। कहाँ चल रही? ऊपर। तो कौन सी गति कर रही? ऊर्ध्वाधर। लेकिन इसके साथ साथ नीचे भी तो गति हो रही। जब वस्तु यहाँ गिरी तो उसने, जैसे हमने यहाँ से फेंका और वस्तु यहाँ गिरी तो उसने कितनी दूरी तय की? x दूरी तय की कि नहीं? कितनी दूरी तय की? x दूरी। और ऊपर ऊर्ध्वाधर चली, नीचे क्षैतिज चली, तो 2 गति करी का नहीं करी? अगर वस्तु तुमने यहाँ से फेंकी होती और यही की यही गिर जाती तो हम क्या कहते? कि ऊर्ध्वाधर गति तो करी लेकिन क्षैतिज गति नहीं करी। यही बोलते ना? कोई वस्तु को आप यहाँ से फेंकते ऊपर और वापस लौट के यहीं गिर जाती तो हम क्या कहते? कि ऊर्ध्वाधर गति तो करी है लेकिन उसने क्षैतिज गति नहीं की। ठीक है। लेकिन भैया उसने दोनों गतियां, तुमने यहाँ से फेंकना प्रारंभ किया, यहाँ से चलती गई, साथ में ये भी चल रहा है, चलती गई, यहाँ गिर गई, तो ऊपर भी गति करी और साथ में यहाँ पे भी गति करी। कितनी दूरी तय की? x दूरी। समझ में आ गई? तो क्षैतिज मतलब जो क्षैतिज गति है, क्षैतिज दूरी को क्या बोला हमने? x बोला। और ऊर्ध्वाधर जो दूरी तय की उसको क्या बोला हमने? y बोला। ऊर्ध्वाधर जो गति करी, ऊर्ध्वाधर दूरी, अधिकतम दूरी, अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करी उसको क्या बोला हमने? y। अधिकतम वो यहाँ तक गई कि नहीं गई? यहाँ तक गई ना अधिकतम, तो इसको क्या बोला हमने? y बोला। ठीक है। अधिकतम कितनी ऊंचाई तक वस्तु पृथ्वी तल से, ये पृथ्वी का तल है, ये लाइन दिख रही ना आपको, ये पृथ्वी का तल है, इस पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गई वस्तु, उसी को बोलेंगे हम y। क्या बोलेंगे? y। क्लियर? तो क्षैतिज गति को क्या बोलेंगे? x। और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलेंगे? ऊपर की ओर जितनी ऊंचाई पर गई उसको क्या बोलेंगे? y। ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, है ना? चलिए, तो हम 2 दिशाओं के लिए मान निकालेंगे। एक तो निकालेंगे क्षैतिज दिशा के लिए और एक निकालेंगे काय के लिए? हम ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए। ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम, ये व्यंजक आपको दोबारा नहीं डालना है, आपकी हेडिंग लगी हो तो अब नहीं डालना है आपको। ठीक है। आपने तो हेडिंग डाल ली, माना वगैरह सब लिख लिया, अब आपको उससे आगे लिखना है। ठीक है। क्या लिखेंगे हम? क्षैतिज दिशा के लिए, क्षैतिज गति के लिए है? नहीं, वो अलग है। क्षैतिज घटक, क्षैतिज वो तो अलग हो गया। क्षैतिज गति, क्षैतिज दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा, उसमें क्या लिखा था? अच्छा, घटक लिखा था। चलो ठीक है। क्षैतिज घटक के लिए है ना, क्या करेंगे? क्षैतिज घटक के लिए आप क्षैतिज घटक के लिए हम कुछ चीजें निकालेंगे। इसमें देखिए क्या क्या निकालना है हमें? क्षैतिज घटक के लिए क्या निकालना है? अच्छा, इसमें लगता है गति का दूसरा समीकरण। क्या लगता है? गति का दूसरा समीकरण। पहले आप समझ लो, S बराबर क्या होता है? S बराबर होता है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब आएगा यहाँ गति का दूसरा समीकरण, काम आएगा आपको।
गति का दूसरा समीकरण लगता है जहां s क्या है, विस्थापन है, s क्या है, विस्थापन है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, t टाइम है, a क्या है, त्वरण है। बस यही फॉर्मूला लगेगा। तो इससे देख के आपको मान निकालना, अब क्या चाहिए इसमें, विस्थापन। क्षैतिज के लिए क्या चाहिए, विस्थापन। तो क्षैतिज के लिए विस्थापन चाहिए, तो विस्थापन को दर्शाएंगे हम s और संकेत में काय से, x से, sx। संकेत में मतलब s और s के संकेत में क्या लेंगे, x। क्यों, क्योंकि क्षैतिज कहाँ है, x अक्ष के साथ। क्षैतिज दिशा कहाँ है हमारी, क्षैतिज घटक कहाँ है, x अक्ष के साथ। ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ है, y अक्ष के साथ। तो ऊर्ध्वाधर में क्या लिखेंगे, y और इसमें क्षैतिज में क्या लिखेंगे, x। ठीक है ना। तो यहाँ क्या करें हम, sx बराबर क्या लिखेंगे, sx बराबर। तो आप बताओ विस्थापन है या दूरी है, तो बिंदु O से बिंदु P तक वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, x दूरी तय करी। तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम, x। क्लियर। फिर क्या चाहिए हमें, वेग। ठीक है ना। तो इसके वेग को क्या लिखेंगे हम, ux। क्या लिखेंगे, ux बराबर, क्योंकि भैया वेग किसका निकालना है, क्षैतिज दिशा का निकालना है ना, क्षैतिज घटक। तो ux बराबर, तो ux बराबर u का x में घटक कौन सा है, x के साथ, u cos थीटा। मतलब u का x अक्ष के साथ घटक क्या है, u cos थीटा। तो ux बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। अब क्या निकालना है, त्वरण। क्या निकालना हमें, त्वरण। तो त्वरण a और x अक्ष के साथ, तो ax बराबर। अब ax बराबर त्वरण। अब बताओ भैया क्षैतिज में काय की त्वरण, क्षैतिज में त्वरण हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्षैतिज में त्वरण क्या होता है, 0। जैसे मान लो कि कोई गेंद है, आप गेंद को तो ऐसे धड़का दो, उसमें काय की त्वरण। जब गेंद को आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी, तो त्वरण काम करेगी। अब जब गेंद को आप जमीन पर धड़का रहे या खिसका रहे या फिसला रहे, उसमें काय का त्वरण है। ऐसा तो है नहीं कि जमीन पे आप गेंद को धड़काओ तो जमीन वो गेंद अंदर धस जाए, जमीन के धस जाएगी। अगर उस पे क्षैतिज में अगर त्वरण काम कर रही होती तो जमीन अंदर चली जाती, गड्ढा बना के जमीन के अंदर वो गेंद गड्ढा बना के चली जाती कि नहीं। तो क्योंकि हमेशा क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। तो ax का मान कितना रख देंगे हम, 0। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई सबको, आ रही कि नहीं है? अरे हाँ ना तो बोलते जाओ है। ये है आपका x अक्ष, यह है आपका y अक्ष। ये क्या लिखा है, क्षैतिज घटक के लिए। ठीक है, क्षैतिज घटक के लिए। तो क्षैतिज घटक के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो निकालेंगे वो सब हम x अक्ष के साथ निकालेंगे। जो निकालेंगे वो काय के साथ निकालेंगे, x अक्ष के साथ। अभी y से आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है, y से आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। तो देखिए हम x अक्ष के साथ निकालेंगे, तो जहां जहां संकेत में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो विस्थापन चाहिए, तो sx बराबर। तो विस्थापन तो क्षैतिज तो ये है ना x अक्ष। तो बताइए इसमें आपको दूरी कितनी दिख रही, x हो गई। ठीक है, फिर क्या चाहिए, वेग चाहिए। तो वेग के हमारे दो घटक है ना, एक ऊर्ध्वाधर किरण अलग है और क्षैतिज किरण अलग है। तो बताइए क्षैतिज किरण घटक क्या है, u cos थीटा। ठीक है, और फिर क्या बचा लास्ट में हमारा, ax यानी त्वरण। त्वरण बची ना। तो हमने क्या बोला, हमेशा क्षैतिज दिशा के लिए, क्षैतिज गति के लिए त्वरण क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मान 0 आ गया। अब बताओ आई समझ में। ठीक है, अच्छा इसको क्षैतिज घटक नहीं लिखो आप, चाहे क्षैतिज गति लिख लो, चाहे क्षैतिज दिशा लिख दो। क्षैतिज गति के लिए कर दो, क्योंकि दो गति हो रही ना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज गति के लिए ना करो, घटक चीज अलग है। घटक अपन ने केवल u के करे थे। किसके किए थे, u के घटक करे थे, सबके थोड़ी करे थे। यहाँ पे घटक नहीं आएगा, क्षैतिज गति के लिए है ना, क्षैतिज गति के लिए। ठीक है, सुधार लेना, क्षैतिज गति के लिए। ओके, तब हमने क्या बोला, कौन सा समीकरण लगाना है आपको, गति का द्वितीय। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तब गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण लगाओ, क्या होता है, s x तो जुड़ नहीं है, बराबर u
एक्स से जुड़ना है, टी प्लस 1/2 एक्स से जुड़ना है ए के साथ टी स्क्वायर। क्लियर? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सबके साथ आपको एक्स एक्स लगाना, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम, क्षैतिज गति के लिए निकाल रहे हैं ना। तो अब मान रखो, बताओ एस का मान, एस एक्स का मान कितना है, एक्स है, बराबर यू का मान कितना है, यू एक्स का, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 1/2 गुणे, अच्छा ए क्या नाम, ए एक्स का मान कितना है 0, और गुणे क्या आएगा टी स्क्वायर। अब ये पद तो पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 है गुणा में, तो इसका जितने का गुणा होगा सभी क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, x बराबर u cos थीटा इंटू कितना आएगा t, वो सब 0 हो गया क्योंकि 0 का गुणा है ना। तो कितना आ गया, x बराबर u cos थीटा। अगर यहाँ से t की वैल्यू निकालो, किसकी निकालो, t की, तो u cos थीटा को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, t बराबर आएगा x और बटे कितना आएगा u cos थीटा। क्लियर? समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1। x बटे कितना आएगा u cos थीटा, समीकरण नंबर 1। किसका मान निकाला हमने, किसका निकाला, t का। क्यों निकाला, आगे हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक चीज बढ़ गई। अब आ जाओ काय के लिए, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए ऐसे ही लिखना है आपको श्याम। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या होता है, अब वही चीजें तो ऊर्ध्वाधर में निकाल लें। हमने क्या बोला, क्षैतिज में निकालोगे सबके संकेत में x लिखते जाना, ऊर्ध्वाधर के लिए निकालोगे तो सबके संकेत में y लिखते जाना। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना होगा, पहले s निकालेंगे, सॉरी s s s s कहाँ है s, हाँ s, संकेत में क्या लिखेंगे y बराबर, फिर क्या निकालेंगे, s के बाद क्या निकालते u, और संकेत में क्या लिखेंगे y बराबर, और फिर क्या निकालते a, और संकेत में क्या लिखेंगे y बराबर। इतनी चीज निकालते। अच्छा, समय तो t है ही, समय की दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर s y माने y अक्ष में विस्थापन कितना है, y अक्ष में, यानी ऊर्ध्वाधर गति के लिए y अक्ष में विस्थापन कितना है, y है। तो यहाँ पे क्या एस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा y। क्लियर है? ठीक है, u बाई, y अक्ष में u का घटक क्या है, u sin थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे u sin थीटा। ए बाई, y अक्ष ऊर्ध्वाधर गति के लिए त्वरण क्या होगा, बताइए, अब बता त्वरण क्या होगा, कैसे होगा, ऊपर की बात कर रहे हैं ना, y अक्ष के लिए ऊर्ध्वाधर गति के लिए, जब वस्तु को आप ऊपर फेंक रहे, ऐसे फेंक रहे हैं ना ऊपर, तो जमीन उसको कहाँ खींच रही, नीचे। तो हम ऊपर फेंक रहे, वस्तु को कहाँ खींच रही, जमीन नीचे खींच रही, यानी गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लग रहा है, विपरीत दिशा में। कहाँ लग रहा है, विपरीत दिशा में। तो इसलिए ए बाई का मान क्या होगा आपका, माइनस का जी होगा। क्या होगा, माइनस का जी। क्योंकि भाई जैसे आप वस्तु को ऊपर फेंक रहे और त्वरण भी ऊपर लगती, वस्तु और ऊपर चली जाती, तो काय का जी होता, प्लस का, क्योंकि एक ही दिशा में, जिस दिशा में तुम बल लगा रहे उसी दिशा में क्या लग रही, त्वरण लग रही। तो सेम दिशा, सेम कंडीशन के लिए काय में जी आ जाता प्लस में। लेकिन भैया आप तो फेंक रहे हो उसको ऊपर, जमीन कहाँ खींच रही है, नीचे, तो त्वरण विपरीत दिशा में लग रही क्या नहीं, आपके लिए विपरीत लग रही ना, आपके विरोध में है त्वरण। त्वरण कह देगा हम, तुम कहां तक फेंको, हम उसके ऊपर जाने ही नहीं देंगे, हम खींचेंगे नीचे। ठीक है ना, तो तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रही, त्वरण क्या कर रहा है, तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए काय का जी होगा माइनस का। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? चलो तब गति के फिर से लगा दो, आओ गति के सेकंड या द्वितीय समीकरण से क्या होता है, द्वितीय समीकरण ये होता है आपका s, आपकी बार y बराबर u बाई टी प्लस 1/2 a बाई टी स्क्वायर। कटेगा का नीचे,
इतना हाथ आ रहा, ये अब भी आ रहा, ये मान रखो एस बाई का मान कितना है, बाय बराबर यू बाय का मान क्या है, यू साइन थीटा प्लस 1/2 ए बाय का मान ए, टी खा गए टी खा गए टी खा गए, भूख तो लगी सवेरे से। ठीक है, माइनस जी और क्या आ गया, टी स्क्वायर। क्लियर। समीकरण 1 से टी की वैल्यू उठा के रख दो, समीकरण 1 से टी की वैल्यू उठा के रख दो, रख दोगे ना, ओ स्क्वायर कट गया कट गया कट गया कट गया, गया 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 गया। ये जो लाइन है ये टी स्क्वायर हो गया ना, बच गया। हाँ, इसमें समीकरण 1 से उठा के रख दो, मान रख दो। तो देखो इधर से रख रहे हैं हम बाय बराबर क्या है, देखो इधर u साइन थीटा इंटू टी, तो क्या आएगा u साइन थीटा इंटू टी का मान कितना है, x बटे u cos थीटा, तो कितना आएगा x बटे u cos थीटा। ठीक है ना। अब यहां देखो प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ आएगा 1/2 आ गया, और हाँ अरे जो प्लस को गुणा, जो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आगे नहीं आएगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या, हाँ और करें नहीं, जब जो माइनस बीच में लगा है तो इसको पहले नहीं ला सकते, पहले प्लस है ना, प्लस गुणे माइनस, हाँ तो कितना हो गया, -1/g हो गया। ठीक है, अब टी का मान कितना है, x बटे u cos थीटा। ठीक है, और पूरे का क्या आएगा, होल स्क्वायर। टी पे स्क्वायर है कि नहीं, तो होल स्क्वायर नहीं आएगा। चलो आगे देखो y बराबर, अच्छा इधर देखो u से u क्या हो गया, गुणा भाग के है ना, चला गया। अच्छा चला गया कोई बात नहीं, ऐसा करो कि जो साइन थीटा है ना, थीटा से थीटा नहीं कटा पागल, साइन थीटा और बटे क्या बचा, कॉस थीटा, और इनटू कितना बचा आपका x। क्लियर, इनटू कितना बचा x, x को अलग कर दिया और यहाँ पे साइन थीटा गुणा कर दिया, तो साइन थीटा बटे कितना आ गया, कॉस थीटा, माइनस इधर आओ। अच्छा इधर पे क्या होगा, 1/2 जी, पहले स्क्वायर खोल लो, x का स्क्वायर खोलेगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर बटे, है ना, ये कितना होगा u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, इतनी आएगा। आगे आओ जरा, y बराबर, अच्छा 1 मिनट, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ tan थीटा इंटू कितना आ जाएगा x माइनस, है ना, ये देखो 1/2 आ गया, जी है ना, जी 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 जी, अभी रुक जा 1 मिनट, देखो इस x स्क्वायर को बाहर कर दो, x स्क्वायर कहाँ कर दो, बाहर। ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो ऊपर आ जाएगा सीधा 1 बटे, नीचे क्या बचा आपके पास, अरे 1 कहां से आ गई, जी का गुणा होगा ना ऊपर, तो जी आएगा ना, है ना, ऊपर जी का गुणा होगा तो जी आ गया, नीचे ऊपर आ गया। अब नीचे क्या बचा, 2 बचा, तो 2 लिखो। हाँ अरे 1 को जी में गुणा हो, भगवान 1 को जी में गुणा हो, जी ही नहीं आए, है cos स्क्वायर थीटा।
अब इंटू एक्स स्क्वायर बचे एन भाई सब को बैठा दो हैं, ठीक है। बात तो उसे कर लेते हैं, तो गुणाई में चिन्ह तो बदले नहीं जाना, तो एक्स स्क्वायर को हमने कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया। अब देखो इतने को मानते tan थीटा को मानते हम ए, tan थीटा को क्या मानते ए मानते, और इसको क्या मानते हम बी, ठीक है। इसको क्या मानते हम बी मानते, तो क्या लिखेंगे हम y बराबर, तो इसको ए माने तो कितना आएगा ए एक्स माइनस, इस पूरे को क्या माने बी माने तो क्या आएगा बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यही क्या है आपका, यही परवलय का समीकरण है। ये क्या है, परवलय का समीकरण है। बगल में लिख देना है आपको, जहां जहां ए बराबर क्या माना हमने tan थीटा, और बी बराबर क्या माना हमने वो लिखना पड़ेगा आपको g बटे 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बी को इतना माना, क्लियर। यही क्या है बेटा आपका परवलय का अभीष्ट समीकरण। परवलय का समीकरण ऐसे होता है, देखो जरा इतनी है आंसर, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपने सुनिएगा, अगर आपने ये समीकरण निकाल के दिखा दिया तो आप कह सकते हो कि आपने सिद्ध कर दिया कि प्रक्षेप का पथ जो होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। मतलब परवलयाकार पर्वत के आकार का, परवलयाकार मींस क्या होता है पर्वत के आकार का, ऐसे ही होता है पर्वत ऐसा, तो पर्वत के आकार का, ठीक है। तो जे बेटा परवलय का समीकरण है, ध्यान रखना। अगर इस समीकरण को आपने सिद्ध कर दिया तो आप कहोगे कि हमने परवलय का समीकरण क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, क्लियर। और अब नीचे लिखो, नीचे लिखो, नीचे से अतः, नीचे लिखो नीचे से अतः, ये जहां के नीचे, अतः समीकरण ए से स्पष्ट है कि अतः समीकरण ए से स्पष्ट होता है कि प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, क्लियर। तो ये था आपका डेरिवेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है कि हमें कैसे याद होगा, आपने यहाँ समझ लिया, बस यहाँ समझ लिया। अब यहीं से आप इसको घर जाके और बार बार लगाना स्टार्ट कर दो। आप बार बार लगाओ, बार बार लिखो उसको, एक देख देख के लिखो, फिर बिना देखे लिखो, आपको ऐसा रट जाएगा, ऐसा रट जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे, कम से कम 1 साल तो भूलोगे ही नहीं। पेपर के बाद जब 12वीं में आओगे तो आपको खुद भुलाना पड़ेगा, लेकिन आप भूलोगे नहीं, अपनी मर्जी से खुद भुलाना पड़ेगा आपको उस समीकरण को, ठीक है। इतना रट जाएगा, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनोगे फिजिक्स, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम प्रक्षेप का उड्डयन काल, ठीक है, क्या लाएंगे, प्रक्षेप का उड्डयन काल लाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।